Moving towards the reading of cell division, everybody will turn to page number 162 of their NCERTs. Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. Growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. ये माइटोसिस की बात चल रही है. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. Cell cycle. Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and growth and cell growth also takes place. ठीक है, G1, S, G2 की बात कर रहे हैं वो. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. Genome मतलब haploid content of a cell. ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ अ सेल मतलब सिर्फ एक सेट को अपन जीनोम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक सेट अपन ने देख लिया तो अपने को सभी समझ जाता है ना. मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं समझता है, लेकिन उस स्पीशीज के बारे में समझता है कि उस स्पीशीज में कितनी क्रोमोसोम्स है, कौन से शेप के हैं, उनके ऊपर कौन सी जीन्स है, सब समझ जाता है. दूसरा जो सेट रहेगा वो सिमिलर ही तो रहेगा, साइज एंड शेप सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, जीन्स सेम रहेंगे, बस अलील्स अलग रह सकते हैं ना. वो अलील्स का स्टडी करने के लिए अपने को क्रोमोसोम्स की जरूरत भी नहीं है. वो तो ह्यूमन पॉपुलेशन को देख के ही अपने को अलील्स समझ जाएंगे. तेरे किसी आगे ब्लू है, किसी की ब्लैक है ना. पी पाइसम सटाइवम जो है अपना मटर, उसके पौधे को देखोगे तो दिखेगा अरे किसी की सीड ग्रीन है, किसी की सीड येलो है, किसी का पॉड ग्रीन है, किसी का पॉड येलो है. तो अलील्स का स्टडी तो पॉपुलेशन देख के ही हो जाता है. उसके लिए अपने को सेल के अंदर घुसने की ज़रूरत ही नहीं है. बराबर है. मेनली अपन सिर्फ अपने को जब डीएनए या क्रोमोसोम के लेवल का देखना रहता है, सिर्फ एक सेट भी देख लिया तो भी हो जाता है ना. अगर तुमको किसी ने पूछा कि नीट का सिलेबस क्या है बायोलॉजी का, तो तुम देखोगे तुम्हारे बाजू में अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो तुम एनसीईआरटी की बुक खोल के उनको दिखा दोगे ये कंटेंट्स है, ये चीज़ें है. स्टेट बोर्ड की बुक होगी तो स्टेट बोर्ड की बुक खोल के दिखा दोगे ये देखो ये कंटेंट्स है. इंडेक्स पेज दिखा देने का, सेम ही तो रहने वाला है ना. तो इसलिए अपने को एक ही सेट कुछ देख लिया तो भी काम अपना हो जाता है. तो अपने उसको जीनोम बोलते हैं. एक ही सेट को जीनोम बोलते हैं. हैप्लॉइड सेट ऑफ अ सेल ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड एज इट्स जीनोम. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम या जीनोम्स, डिप्लॉयड सेल होगा तो जीनोम्स है ना, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. cytoplasmic growth तो चलते ही रहेगा, G1 phase में भी होगा वो. The replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. ठीक है. Moving towards the next page, that is page number 163. Cell cycle. Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in कल्चर. ठीक है, बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर. कल्चर मतलब पेट्री प्लेट में अगार डाल के उसके ऊपर सेल्स को अपन ने ग्रो किया है, उसको बोलेंगे सेल कल्चर. उसमें अपन स्टडी करते हैं. दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ,
ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज वैल्यू है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज सेल साइकिल का फेज टाइम अलग अलग रह सकता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन, लो अगली लाइन वही है, हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अपने इसमें लिख लेंगे नोट में। The cell cycle is divided into two basic phases, interphase and M phase. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phases. दो M phases के बीच का बताया था ना, G1S and G2, ये रहेगा इंटरफेज। ठीक है। It is significant to note that in the 24-hour average ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर है ना, एक्चुअल सेल डिवीजन G1S G2 को अगर आप वो सेल साइकिल एक्चुअल सेल डिवीजन में कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि वो सेल डिवीजन नहीं है। सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक हिस्सा है, सिर्फ एम फेज सेल डिवीजन है, बाकी पार्ट तो इंटरफेज है ना। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट्स फॉर ओनली अबाउट एन आवर। The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle. इसको भी अंडरलाइन करेंगे। The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा and usually ends with division of cytoplasm. Usually क्यों बोला है? क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसा वो अपना सिनोसिटिक कंडीशन कि कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ऐसा कुछ केसेस में होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, इसलिए यूजुअली वर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, यूजुअली वर्ड को भी अंडरलाइन कर लेंगे। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। The interphase is divided into three further phases: G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. ठीक है, M के बाद S के पहले। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. मैंने मेरे वीडियो में इसको X बोला था कि लेट अस कंसिडर अवर DNA as 2X, ऐसा बोला था मैंने, है ना। फिर अपन ने उसको 4X कर दिया था, मैंने X लिया था, इतना मेरे को याद है। ठीक है, तो इन्होंने 2C कंसिडर किया। 2C क्यों कंसिडर किया? दो पेरेंट से एक सेट आया, इसलिए इन्होंने 2C बोला, तो वो 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ये मैंने 4 बार बताया हुआ है वीडियोस में कि डीएनए डबल होता है, मटेरियल डबल होता है, मैटर डबल होता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है। ठीक है, if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S phase the number of chromosomes remains the same, that is 2n. In animal cells during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm, है ना। During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis, while cell growth continues. DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. लो, पूरा सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म एस फेज में ऐसा बोल दिया है। मैंने तुमको पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि एस में चालू होता है, G2 में खत्म होता है ना। इन्होंने क्या बोल दिया है कि
एस में ही सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 164। ठीक है, उसके बाद 164 पे some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle। ठीक है, इसको G0 फेज बोलते हैं। जो सेल्स G1 फेज में नहीं रहती है, मतलब जो कभी एस फेज करेगी ही नहीं, जो कभी माइटोसिस करेगी ही नहीं, ऐसे सेल्स को बोलते हैं कि वो G0 फेज में। कौन रहता है G0 फेज में? तो हार्ट सेल्स, ठीक है, जनरल मसल सेल्स, हार्ट के क्यों, कार्डियक मसल्स ही क्यों, बाकी भी स्केलेटल मसल्स भी, एज वेल एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, कोई भी मसल भी कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। सर फिर एक्सरसाइज होने से मसल ग्रोथ कैसे होती है? तो मसल ग्रोथ होती है यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज बढ़ती है, अंदर का साइटोप्लाज्म बढ़ता है, अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है मसल सेल्स में, कभी नहीं होता है। ठीक है, cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate यानी grow होना, unless called on to do so depending on the requirement of the organism। ये क्या बोल रहा है कि जो G0 की फेज है वो कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगी until and unless called on to do so, मतलब जब तक उनको बोला नहीं जाता तब तक। मतलब वो क्या बोल रहा है कि G0 फेज से वापस G1 फेज में जाया जा सकता है। G1 फेज एंड G0 फेज आर इंटरचेंजेबल, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रहे ये जो बात चल रही है ये कोई अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, ये अपन सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। सेल बोला तो अपने को मोनेरा से लेकर, अब खैर मोनेरा में तो माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, उनमें बाइनरी फिजन होता है, लेकिन प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया सभी के सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के सेल्स की बात नहीं हो रही है। तो इन जनरल बायोलॉजी में बाकी सभी किंगडम्स को कंसिडर करते हुए अगर हम चलेंगे तो अपने को ये दिखता है, नो डाउट इन दैट, कि G0 फेज में से G1 फेज में सेल्स जा सकती है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के जो मसल सेल्स और नर्वस सेल्स है वो कभी G0 से G1 में नहीं जा सकते। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को ये अलाउड नहीं है, लेकिन प्लांट्स में, फंगस में वगैरह ऐसा हो सकता है कि G0 में से सेल G1 में चलेगा। और अपन किसी एक किंगडम की बात नहीं कर रहे, अपन पूरे बायोलॉजी के सभी किंगडम में पाए जाने वाले सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अपने को इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। इसको अंडरलाइन करेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है कि सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है करके, अगले पेज पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। अगले पेज पे एनसीईआरटी ने बोला है कि माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है, ऐसा बोला है एनसीईआरटी ने अगले पेज पे। तो फिर रियल क्या है? रियल ये है कि एनिमल्स में डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस नहीं होता है, सॉरी हैप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस नहीं होता है एनिमल्स के केस में, एक्सेप्ट हनीबीज। हनीबीज का याद है क्या तुमको? मैंने तुमको बताया था कि फीमेल हनीबी जो होती है वो मियोसिस करके, अब फीमेल हनीबी होती है डिप्लॉयड, ठीक है, तो मियोसिस करके एग या ओवम तैयार करेगी। ठीक है, अब ये जो एग या ओवम है ना, ये सीधा सीधा ग्रो हो जाता है टू बिकम अ मेल हनीबी। तो एग तो हैप्लॉयड था, ओवम तो हैप्लॉयड था, मियोसिस से तैयार हुआ था।
तो उसने माइटोसिस कर करके 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल 32 सेल ऐसा करते पूरा एक हनी बी बना दिया। तो पूरा का पूरा हनी बी हैप्लॉइड रहेगा ना। तो जो हैप्लॉइड हनी बीज रहते हैं वो मेल्स रहते हैं, तो वो हैप्लॉइड है तो वो मियोसिस कर ही नहीं सकते, तो उनके मेल्स के टेस्टिस में माइटोसिस होके ही स्पर्म्स तैयार होंगे। ठीक है, अब अगर ओवम के साथ स्पर्म्स फर्टिलाइज हो गए तो डिप्लॉइड सेल तैयार हो जाएगा। तो डिप्लॉइड सेल जब तैयार हो जाएगा तो डिप्लॉइड सेल से बनेगी फीमेल, डिप्लॉइड सेल से बनेगी फीमेल। और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रह गया, तो उससे बनेगा मेल, उससे बनेगा मेल। ठीक है, तो मतलब मेल हनी बीज हैप्लॉइड सेल से बनी है अगर, तो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ है कि नहीं। और हनी बीज मतलब एनिमल्स ही है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, है ना। तो इसका मतलब हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है एनिमल्स में। लेकिन ये हनी बी और हनी बी जैसे और कुछ थोड़े बहुत इंसेक्ट्स है उनमें ही होता है। बाकी इतना बड़ा एनिमल किंगडम है उसमें ऐसा अपने को और कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो अपन अपने एक्चुअल साइंटिफिकली करेक्ट चीज़ क्या हो जाएगी कि इन एनिमल्स माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, है ना। इन एनिमल्स माइटोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन हैप्लॉइड सेल एक्सेप्ट इन हनी बीज। ये सबसे परफेक्ट रहेगा। ठीक है, पर एनसीईआरटी ने पहले बोला है कि होता ही नहीं है, और फिर बाद में बोला है कि हनी बीज जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो कि रियल है। हनी बीज में होता है हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस। ठीक है, तो क्या करने का, एनसीईआरटी के कौन सी चीज़ पे भरोसा रखने का मेरे को भी नहीं पता। जो रियल है वो मैंने तुमको बताया कि रियल में तो यही है कि हनी बीज में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, सिर्फ एनिमल्स को अपन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, प्लांट्स को नहीं कर रहे हैं मेंशन, क्योंकि मैंने तुमको बताया था, तुमको पता है कि किंगडम प्लांटी में जो थैलोफाइटा है मतलब अलगी, वो हैप्लॉइड होते हैं। अलगी जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, तो उनको अगर रिप्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है, गैमिट बनाना है, स्पोर बनाना है, सेक्सुअल स्पोर कुछ भी करना है, तो उनको माइटोसिस ही करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हैप्लॉइड है। तो प्लांट्स में तो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा ही। रही बात फंगस की, तो फंगस भी हैप्लॉइड स्पीशीज है, मतलब प्लांट्स में है ना, ये मैंगो ट्री में, नीम में वगैरह, एंजियोस्पर्म्स में नहीं होगा। ठीक है, वैसे उनमें भी होगा, लेकिन अभी 11th वालों को वो नहीं समझेगा, गैमिटोफाइट वगैरह। बाकी 12th वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है कि पोलन सैक में एक्चुअल में पोलन ग्रेन नहीं बनता है, स्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर, और फिर वो माइटोसिस करके 3 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं, विच इज द गैमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें भी माइटोसिस हुआ ना हैप्लॉइड सेल में। तो प्लांट्स में तो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा ही। पर ये गैमिटोफाइट वगैरह मैंने क्या बोला, ये 11th वालों को नहीं समझेगा, तुम लोग चिंता मत करो। तुम लोग बस इतना ध्यान रखो कि थैलोफाइटा जो है मतलब अलगी, वो तो हैप्लॉइड है, तो वो तो उसकी जिंदगी चलती है, वो और एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, बाइनरी फिजन करता है, गैमिट बनाता है, दिस दैट जो भी उसकी हरकतें वो करता है। अलगी का सेल वो तो माइटोसिस से ही करेगा ना, और वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल में प्लांट्स में माइटोसिस होता है। फंगस भी हैप्लॉइड है, तो फंगस में भी एक एसेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल स्पोर से जो हैप्लॉइड रहता है, दोनों भी हैप्लॉइड रहेंगे। सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बनेंगे एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प में, और एसेक्सुअल स्पोर तो खैर माइटोसिस से बने, तो वो तो हैप्लॉइड ही रहेंगे। बराबर, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो लिख के देखो। ठीक है, लिख के देखो, बनाकर देखो फ्लो चार्ट, तुमको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं समझा तो मेरे को डाउट पूछो। ठीक है, आस्क मी द क्वेरी, मैसेज मी। एनीवेज, तो माय पॉइंट इज कि फंगस और प्लांटी में तो अपने को आश्चर्य की बात नहीं, उसमें तो हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करते हैं। एनिमल सेल्स कभी हैप्लॉइड सेल्स, एनिमल्स के हैप्लॉइड सेल्स कभी माइटोसिस नहीं करते एक्सेप्ट हनी बी। ठीक है, इसलिए वहां पर लिखा है कि सॉरी, यहाँ पर लिख के रखा है कि करते ही नहीं है, आगे वाले पेज पे लिख के रखा है कि हनी बीज में करते हैं, जो कि ट्रू है। फिर से वही लाइन पढ़ रहा हूँ। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Against this, the plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells. From your recollection of examples of alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. तो ये सिर्फ 12th वालों के लिए है, 11th वालों को ये चीज़ नहीं समझेगी। बाकी 12th वाले तुमको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स एक बार फिर से बनाकर देख लेना।
लाइफ साइकिल्स के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के। एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 10.2 एम फेज। This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called as equational division. बराबर? Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. इसका मतलब क्या है कि अपन बोलते हैं कि 12 बजे नून रहता है, फिर 12 बजे के बाद आफ्टरनून रहता है, 4 बजे के बाद इवनिंग कंसिडर करते हैं अपन शाम को, है ना। तो ये सब अपन ने ऐसी डिमार्केट की हुई चीज़ें है। बाकी ऐसा 12 बजे कुछ तो भी अलग हो जाता है क्या? अपन ने अगर घड़ी नहीं देखी, अपन दिन भर से सुबह से 8 बजे से घूम रहे रस्तों पे, और घड़ी अपन ने देखी ही नहीं, टाइम अपन ने देखा ही नहीं, मोबाइल भी नहीं है अपने पास, किसी ने अपने को टाइम बताया भी नहीं, तो तुम बोल सकते होगा कि अभी बराबर एग्जैक्टली 12 बजे, कुछ तो भी मैजिक हो जाती है क्या 12 बजे? नहीं, वो सिर के ऊपर आता है सूरज वगैरह, तो वो क्या 11:59 को सिर पे नहीं रहेगा क्या? 12:01 पे सर पे नहीं रहेगा क्या? वो सिर्फ 12 बजे ही सर पे रहेगा क्या? ऑफकोर्स नॉट। अपन ने उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 4 बजे के बाद इवनिंग होती है, तो 4 बजते ही कुछ तो भी अलग हो जाता है क्या शाम को रोज? नहीं, घड़ी देखे बिना अपने को समझ नहीं सकता है कि 3:30 बजे, कि 4 बजे, कि 4:30 बजे, कि 4:15 बजे, कुछ अलग नहीं रहता है 4 बजे। अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए वैसा किया है ना। तो ये फेजेस का भी वैसा है, अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए वैसा किया है। 18 साल का होने के बाद लाइसेंस मिलेगा, तो 18 साल का आज तुम्हारा बर्थडे है सपोज, तो यस्टरडे यू कुडंट ड्राइव, और आज जैसे ही बर्थडे हो गया तुम्हारा, तुमको एकदम सेंस आ गया क्या गाड़ियाँ चलाने का, या तुमको वोट करने की परमिशन मिल गई, अभी तुमको पूरा पॉलिटिक्स क्लियर हो गया क्या देश का, किसको वोट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, एक दिन बाद। एक दिन पहले बर्थडे के तुमको वोटिंग कार्ड मिलना पॉसिबल नहीं था, अभी मिलने लग गया, आज मिलने लग गया, आज बर्थडे 18th बर्थडे, तो आज कुछ तो भी मैजिक हो गया क्या तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं अपने को तो डिमार्केट करना पड़ेगा ना, तभी तो अपन अच्छे से चला पाएंगे सोसाइटी को। तो इसलिए अपन ने एक फिक्स एज डिसाइड कर लिया कि ले 18th बर्थडे। समझ में आ रहा है ना? अल्टीमेटली जो भी डेवलपमेंट होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है ह्यूमन बीइंग की, वो ऐसे 18th बर्थडे को कुछ मैजिक नहीं हो जाने वाला है, वो तो डे टू डे धीरे धीरे ही होने वाली है इवेंचुअली, है ना। वैसा ही इनका भी है। ठीक है, तो अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए उसको वेरियस स्टेजेस में डिवाइड किया है। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबसे पहला प्रोफेज। Prophase, which is the first stage of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. ठीक है, सब एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, पूरा रस्सी के फॉर्म में ना, डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं है, पूरा खुला हुआ है। बताया था मैंने तुमको, इंटरफेज में डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. अब वो कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्म लेगा। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. तो फंसा हुआ है, उसको रस्सियों को अलग करेंगे और फिर उसको कॉइल कर करके क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। The centriole which had undergone duplication during S phase of interphase. यहाँ पर भी उसने बोला है कि एस फेज में ही सेंट्रियोल ने डुप्लीकेशन किया, तो अपन फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही याद रखेंगे। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ओके, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। ये इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, किसको, कि सेंट्रियोल जो है इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये प्रोफेज में होता है करके इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे और इसको लिख लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। माइटोटिक क्रोमोसोम्स है ना, माइटोसिस के क्रोमोसोम्स। मियोसिस का प्रोफेज रहा तो मियोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कुछ अलग नहीं है, माइटोटिक मियोटिक कुछ अलग नहीं रहता है, सेम रहते हैं। Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. Centromere क्या है अपने को पता है अभी,
क्रोमोसोम का सेंटर जिसमें काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन रहता है। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल which is the microtubules, that is the proteinaceous component of cell cytoplasm help in the process। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम के प्रोटीन्स पड़े रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर रस्सी समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस रस्सी को अपन बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो इसका शुरुआत प्रोफेज में हो जाएगी। नेक्स्ट पेज नंबर 165 पे आ जाएंगे सब लोग। ठीक है, सेल्स 165 पे, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक लैमिना करके भी रहता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियर लैमिना टुगेदर वी कॉल इट एज न्यूक्लियर एनवलप। तो वो भी गायब हो जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज मेटाफेज। तो मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी, इफ यू रिमेंबर, प्रोफेज में अपने को क्या दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया है और सेंट्रियोल्स पोलर पोल्स पे है, ऐसा बोला था मैंने, अपोजिट पोल्स पे। पोल्स है ना एंडिंग ऑफ द सेल, तो वहाँ से जब वो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वो स्पिंडल फाइबर्स नहीं टकराएंगे। क्यों नहीं टकराएंगे? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। बराबर, ये वीडियो में बताया था, इफ यू रिमेंबर। तो ये कंसेप्ट याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना ज़रूरी है। कुछ कुछ केसेस में जिसको एमाइटोसिस बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होता है तो फिर स्पिंडल फाइबर भी अंदर से बनते हैं। अंदर से मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के अंदर से ही बनते हैं। ठीक है, मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गए तो अभी वो सेल के पूरे सेंटर में फैल जाएंगे क्रोमोसोम्स। By this stage, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बताया हुआ है, एक क्रोमोसोम और उसकी कॉपी है ना। तो डायड बन जाएगा, डायड, DYAD। नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करो और अपने नोट्स खोल के देखो। नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करो और अपने नोट्स खोल के देखो। डायड के वक्त मैंने बताया था सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है ना। जब डायड क्रोमोसोम बन जाता है तो अपन इंडिविजुअल क्रोमोसोम को ये भी क्रोमैटिड बोलते हैं, और जब डायड टूट के मोनैड बन जाता है तो फिर उस मोनैड को अपन क्रोमोसोम बोलते हैं और उसके दो साइड्स को अपन क्रोमैटिड बोलना चालू कर देते हैं। ऐसा मैंने बताया था। सिंगल रहा तो भी क्रोमोसोम, डबल रहा तो भी क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, इसलिए इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंगल रहे डबल रहे फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस को अपन क्रोमोसोम ही बोलते हैं। ये चीज़ एकदम स्ट्रांगली दिमाग में अच्छे से रहे, कंसेप्ट ये क्लियर रहे, ज़रूरी है। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या था कि वो जो डायड है, मतलब एक क्रोमोसोम और उसकी कॉपी अटैच टू ईच अदर है ना, उनको दोनों को अपन एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे थे। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में। नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके चेक कर लो, उसके बिना ये वीडियो पे आगे मत जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, फिर से वही लाइन पढ़ रहा हूं, एट दिस स्टेज वाली।
At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores, kinetochore proteins, जिसके ऊपर spindle fiber attach होते हैं. These structures serve as the sites of attachment of spindle fibers, है ना, to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. बाप रे, कितनी बड़ी लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने. इतना बड़ी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है. अपन ने वीडियो में क्या बोला था कि एक ही क्रोमोसोम को दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच, खत्म. ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनी है. यहाँ पर क्रोमोसोम सब एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं. 46 क्रोमोसोम पूरे एक लाइन लगाकर खड़े हैं. तो ऊपर से जो स्पिंडल फाइबर आया वो भी काइनेटोकोर को अटैच होगा, नीचे से जो स्पिंडल फाइबर आया वो भी काइनेटोकोर को अटैच होगा, है ना. दोनों साइड से क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर अटैच होगा. इसलिए एनाफेज में जब ये स्पिंडल फाइबर वापस पोल की तरफ मूव होने लगेंगे तो क्रोमोसोम्स टूटेंगे, है ना. दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे. तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स ऊपर, 46 क्रोमोसोम्स नीचे. क्यों? क्योंकि टूटने के बाद जब वो सिंगल सिंगल बन जाएंगे तभी भी उसको अपन क्रोमोसोम ही बोलेंगे, है ना. ठीक है. तो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज प्लेट. तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट रहेगी. द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes and chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. से मैंने तुमको बताया था थोड़ा सा धक्का होता है, थोड़ा सा धक्का लगता है क्रोमोसोम्स को, थोड़ा खिंचाव आता है क्रोमोसोम्स के ऊपर. तो क्रोमोसोम्स पहले से एक लाइन में एज सच नहीं रहते हैं. क्रोमोसोम्स पहले से एक लाइन में एज सच नहीं रहते हैं, लेकिन फिर बाद में वो एक लाइन में आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? उसको अपन कंग्रेशन या मेटाकाइनेसिस बोले थे, इफ यू रिमेम्बर वीडियो में. नहीं याद आ रहा होगा तो क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे. कंग्रेशन और मेटाकाइनेसिस ऐसा अपन ने उसको बोला था. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज एनाफेज. एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई. देखा, क्रोमोसोम टूटने के बाद जो क्रोमैटिड्स बन गए उसको भी वो क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं. मतलब डबल से जब सिंगल हो गया तो सिंगल सिंगल को भी वो अभी वो क्रोमैटिड नहीं बोल रहे उसको, अभी वो उसको क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं, है ना. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है. 2 एनसीईआरटी रहे या 1 एनसीईआरटी रहे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तुम्हारे पापा ने भले ही बोला कि क्यों तेरे को एक और स्टेट बोर्ड की बुक क्यों चाहिए बायो की, तेरे पास ऑलरेडी 2 किताबें हैं ना बायो की. तुम बताओगे ना अपने पापा को कि नहीं पापा वो एक ही किताब है, 2 होने के बावजूद बोलोगे. क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है. और तुम्हारे पास 500 की 2 नोट्स रही और एक और तुमने 500 की नोट मांगी और तुम्हारे पापा ने बोला कि 2 नोट है ना तेरे पास ऑलरेडी, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो दोनों एक ही नोट है. कैसे कैसे एक ही है? वो एनर्जी मॉलिक्यूल है. पैसे मतलब उसमें जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी. एनसीईआरटी तुम्हारे पास रूम भर के भी एनसीईआरटीज रही तो भी तुम्हारे नीट के सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ने वाले कि ज़्यादा एनसीईआरटीज है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. नो, इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, कॉपी की है उसकी, सभी एनसीईआरटी सेम है. इट वोंट मैटर 1 एनसीईआरटी रहे या 2000 एनसीईआरटी रहे, फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सिंगल वाले को भी वो देखो अभी क्रोमोसोम बोल रहे कि नहीं समझा तो पूछने का मेरे को. बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द 2 अपोजिट पोल्स. एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल and hence the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रोमियर को लीडिंग एज बोल रहे हैं. मतलब सेंट्रोमियर आगे की तरफ रहेगा और उसके जो आर्म्स है ना, वो झूलते रहेंगे सेंटर की तरफ. ऐसा क्यों?
इनर्शिया के कारण। अब ये भी समझाने की बात है क्या? क्रोमोसोम को सेंटर में पकड़ के अपन ने खींचा तो उसके जो पोल्स रहेंगे, उसके जो टीलोमर्स रहेंगे वो ऐसे झुक जाएंगे ना, वी समान स्ट्रक्चर बन जाएगा। वी, द इंग्लिश लेटर वी के समान स्ट्रक्चर बन जाएगा। बराबर है ना? ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है। सो हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। क्रोमोसोम के जो आर्म्स रहेंगे वो ट्रेलिंग बिहाइंड रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 166। द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आ जाओ पेज नंबर 166 पे, द फॉलोइंग की इवेंट्स। ठीक है। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, लेकिन अपोजिट पोल्स की तरफ वो क्रोमैटिड्स मूव होने के बाद अपन उनको क्रोमैटिड्स बोलेंगे क्या? नहीं, अपन उनको क्रोमोसोम ही बोलेंगे। अभी टूट जाने के बाद, एंड पे पहुंच जाने के बाद। टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टीलोफेज, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। अरे हाँ, ये चीज तो मैंने वीडियो में बताई ही नहीं, ये भी तो होगा, क्योंकि प्रोफेज में अपन ने क्या किया था, फाइबर्स को कंडेंस करके कॉइल करके क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अभी प्रोफेज के एग्जैक्टली अपोजिट सब कुछ टीलोफेज में होगा। तो डीकंडेंसेशन होगा, मतलब जो उसका जो कंडेंसेशन है, उसको जो अपन ने क्रोमोसोम के फॉर्म में लाया, उसको खोल के अपन वापस फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। डीकंडेंसेशन होगा, है ना। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। अब अपने को क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, अब फिर से अपने को ऐसे रस्सियों का बस एक ऐसे रस्सिया दिखेगा, बस मास। This is the stage which shows the following key events. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements. Discrete elements पहले अलग था ना, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 6, क्रोमोसोम 13, क्रोमोसोम 18, अलग अलग अपन साइज एंड शेप के हिसाब से बोल सकते थे। अभी सब खुल गए, सब रस्सियों में कन्वर्ट हो गए। अभी डिस्क्रीट यानी इंडिविजुअल अलग अलग अपने को वो नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो प्रोफेज में गायब हो गया था वो टीलोफेज में वापस आएगा। ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें वापस तैयार हो जाएगी जो प्रोफेज में गायब हुआ था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्टेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ प्रोफेज, तो उसका आंसर रहेगा टीलोफेज। जो प्रोफेज में हुआ उसका एग्जैक्टली अपोजिट चीजें टीलोफेज में हो रही है। फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, which is called as karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by a separate process called cytokinesis, at the end of which cell division is complete। अभी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, मतलब 46 क्रोमोसोम ऊपर 46 क्रोमोसोम नीचे, वो तो हो गया, लेकिन अभी सेल फरो बनाकर सेल्स को भी तो अलग करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी अगर सेल अभी डिवाइड नहीं हुए तो। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल फरो। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, डीप होते जाएगा एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। प्लांट सेल्स हाउएवर, ये प्लांट सेल्स का मैंने वीडियो में नहीं बताया था, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ जाएगा, वैसे नहीं समझा तो पूछ लेना मेरे को, मतलब 11th वालों के लिए, 12th वालों को तो समझेगा ही 100%। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। ठीक है। देयरफॉर दे अंडरगो, इनएक्सटेंसिबल मतलब इनइलास्टिक, हाँ, तो सेल वॉल को ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट करके सेल फरो नहीं बना सकते, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, तो फिर उसमें वो दो सेल्स को अलग कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। Therefore they undergo cytokinesis, मतलब सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है, सेल डिवीजन by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls.
क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद 46 क्रोमोसोम्स ऊपर 46 क्रोमोसोम्स नीचे आ जाने के बाद बीच में वॉल बनाना चालू कर देते हैं। वॉल बनाना कंप्लीट हो गई तो हो गया, उस तरफ एक सेल इस तरफ एक सेल, कहानी खत्म, है ना। तो वो वॉल अपन कैसे बनाते हैं, सेंटर में बनाना चालू करते हैं और फिर बाहर की तरफ वॉल बनाते हैं। मतलब समझो एक रूम को अपने को 2 रूम्स में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, बीच में दीवार डाल देंगे, हो गया ना डिवीजन। यही चीज प्लांट सेल्स करती है। तो ये जो दीवार बनाने की प्रोसेस है एक रूम के अंदर, ताकि वो 2 रूम्स में डिवाइड हो जाए, वो कहाँ से शुरू होती है, तो रूम के सेंटर से शुरू होती है और जो लेटरल वॉल्स है वहां तक ग्रो होती है। या तुम लेटरल वॉल से चालू करके सेंटर तक भी दीवार बना सकते हो, या सेंटर से चालू करके लेटरल वॉल तक भी बना सकते हो अपने घर के कंस्ट्रक्शन में। लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन में, प्लांट सेल में वो कैसा करते हैं, तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसा रहता है, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, तो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझा तो पूछ लेना 11th वालों। The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents, precursor है ना पहले का structure, that represents the middle lamella between the walls of 2 adjacent cells। अपन अभी सेल बायोलॉजी में ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होने के बाद सेल वॉल ही पढ़ने वाले हैं। एक बार सेल वॉल समझ जाए, पढ़ लेंगे ना अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो ये चीज़ अपने को और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर 11 स्टूडेंट्स। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स यानी ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। इन सम ऑर्गेनिजम्स, देखो बिना मल्टीप्लाई किए सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 2 तेरा 2 मेरा, सीधा सीधा। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ी तो वो अपना खुद तैयार कर सकता है। थोड़ा सा भी मिल गया तो भी बाकी का वो बना लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह का टेंशन नहीं है। पर डीएनए के साथ अपन ऐसा नहीं कर सकते कि तू आधा रख ले आधा मन से बना ले, ऐसे कैसे बना ले, वो इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, कुछ भी रैंडमली एडेनिन थाइमिन गुआनिन नहीं चिपका सकते, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रहना चाहिए तभी मीनिंगफुल रहेगा वो। तो डीएनए कॉपी करके ही एक कॉपी तेरे पास एक कॉपी मेरे पास ऐसा करना पड़ेगा, सीधा आधा तेरा आधा मेरा नहीं कर सकते डीएनए के साथ, है ना। बाकी ऑर्गेनल्स के साथ कर सकते, करते हैं। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises, leading to the formation of syncytium। देखो इधर syncytium बोल के रखा है इन्होंने, है, जबकि ये सिनोसिटिक कंडीशन है, सिंसिशियम नहीं है। इसलिए मैंने फंजाई के वक्त ही बताया था कि एनसीईआरटी ने कुछ भेदभाव ही नहीं किया है सिनोसिटिक और सिंसिशियम के बीच में, कभी सिंसिशियम कभी सिनोसिटिक, जो वर्ड मन में आया वो यूज किया है। ठीक है, तो इसलिए अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग अलग वर्ड्स है, ये अपने को याद रखना है, दे आर नॉट सेम वर्ड्स। ठीक है, मीनिंग उनके अलग अलग है। तो सिंसिशियम एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 167। सब लोग पेज नंबर 167 पे आ जाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब देखना, अब कैसा मजा करती है एनसीईआरटी, यू टर्न कैसा मारती है एनसीईआरटी बेशरम की तरह, अभी देखना। ठीक है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। However, in some lower plants and in some social insects, social insect मतलब हनी भी social insect है ना, वो पूरा कॉलोनी एक साथ रहती है ना उनके, अकेले अकेले नहीं रहते वो। हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अब आए ना लाइन पे, और पिछले पेज पे क्या लिख के रखा था कि एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस होता है। अभी बता रहे कि कुछ सोशल इंसेक्ट्स में, सोशल इंसेक्ट्स तो एनिमल्स ही हुए ना, एनिमल्स ही है ना इंसेक्ट्स, ये ऐसे धंधे रहते हैं एनसीईआरटी के। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो, एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत है रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा जितना ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ते रहोगे। मैं तो पढ़ाता ही हूँ तुमको एक्स्ट्रा की चीज़ें, है ना, तो उतना ही इनफ है, इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ो, है ना। कन्फ्यूजन अपने को खुद के दिमाग में क्रिएट नहीं करना है। तो हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस बोल दिया अभी इधर, तो
It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? हाँ बिल्कुल, honeybees. Mitosis results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. Identical genetic complement मतलब same equational division. The growth of multicellular organisms is due to mitosis. ये भी मैंने बताया हुआ है कि जायगोट से लेकर अडल्ट बनने तक पूरी ग्रोथ माइटोसिस के कारण होती है. थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द बॉडी. The growth of multicellular organisms is due to mitosis. Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. है ना, nucleocytoplasmic ratio. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. ये भी मैंने एग्जांपल दिया था, वुंड हो गई अगर स्किन में तो जख्म को भरेंगे कैसे, तो सेल डिवीजन करके आजू बाजू के. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut and stomach, intestine and blood cells are being constantly replaced. यही examples मैंने दिए थे if you remember. Mitotic divisions in the meristematic tissues in plants, that is the apical and lateral cambium. ये क्या है तुम इसका टेंशन मत लो, 11th वालों 12th वालों को पता है. Results in the continuous growth of plants throughout their life. वैसे 11th वालों को भी 9th में पढ़ा तो होगा ही तुमने, lateral मेरिस्टेम, apical मेरिस्टेम वगैरह टिश्यू चैप्टर में आता है. वो ग्रो करके प्लांट्स को, वो डिवाइड करके प्लांट्स को ग्रो करवाते रहता है ना, तो वही मेरिस्टेम की बात वो कर रहे हैं. Meiosis. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. है ना, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स बताया था. जैसे टेस्टिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ओवरीज में प्राइमरी oocyte. हर एक सेल मियोसिस नहीं करेगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स करेंगे. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. है ना, पहले अपन ने इंटू 2 किया, इंटू 2 एक ही बार किया, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पर डिवाइडेड बाय 2 2 बार किया, है ना. तो 46 क्रोमोसोम्स के जितना जो डीएनए था वो इंटू 2 हो गया, तो डीएनए कितना हो गया ना, इंटू 2 क्रोमोसोम्स के जितना. अरे हाँ ठीक है, क्रोमोसोम्स तो 46 ही है, लेकिन डीएनए कंटेंट तो 92 के जितना हो गया ना एस फेज में, है ना. 2C का 4C हो गया ना डीएनए कंटेंट. फिर मियोसिस 1 के बाद डिवाइडेड बाय 2 किया तो फिर से डीएनए कंटेंट 2C, और मियोसिस 2 के बाद डीएनए कंटेंट C, और दूसरे सेल से जो बने 2 सेल्स उनमें भी C और C, है ना. 46 इंटू 2 92, मियोसिस 1 के बाद 92 डिवाइडेड बाय 2 तो 46, और फिर मियोसिस 2 के बाद फर्दर डिवाइडेड बाय 2 तो 23. एकदम ही सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. वो बाकी सब तो सेम ही है, G1, S और G2. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Meiotic events can be grouped under the following phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, and prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. So thus we move towards the next page, that is page number 168. सब लोग 168 पे आ जाएंगे जिनके पास एनसीईआरटी है, बाकी लोगों के लिए मैं फोटो तो डाल ही रहा हूँ. मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेज 1. अब ध्यान से एकदम सुनेंगे, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, पूरा एकदम ध्यान से सुनने का है. बहुत गंदा लिख के रखा है एनसीईआरटी ने. प्रोफेज 1
Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior, that is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. During leptotin stage, the chromosomes become gradually visible under the light microscope. क्यों? क्योंकि वो कंडेंस होने लगता है. अभी रस्सियाँ जो है उसको पकड़ पकड़ के अपन क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना चालू कर दिए हैं. द कॉम्पैक्शन मतलब उसको कॉम्पैक्ट बनाना है ना, ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटिन. दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड zygotin. During this stage, chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis. This process of association is called synapsis. ठीक है, समझेंगे मेरी बात को. वो जो पूरी प्रोसेस है, वो जो पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम्स है ना जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए, उसको बोलेंगे सिनेप्सिस. पर वो अटैच किसके मदद से हुए हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के मदद से. कहाँ पर अटैच हुए? तो काइजमेटा पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. और एक पेयर को अपन क्या बोल रहे हैं? बायवैलेंट और टेट्राएड. और पूरे 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स को मतलब 23 पेयर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? सिनेप्सिस. दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. ठीक है. सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम नंबर 8 और उसकी कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं, उसका होमोलॉग दूसरे पेरेंट से आया हुआ. क्रोमोसोम नंबर 17 और उसका होमोलॉग दूसरे पेरेंट से आया हुआ है ना, जिसके ऊपर सेम जीन्स रहेगी, बस अलील अलग हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड by the formation of complex structure called synaptonemal complex. ठीक है, किससे बना है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स? तो अरेबिनोज नाम का शुगर प्रोटीन भी है उसमें और न्यूक्लिक एसिड्स तो है ही, तो अरेबिनो न्यूक्लियो प्रोटीन अपन उसको बोलेंगे. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक सिंगल केमिकल नहीं है, 3 केमिकल्स है, इसलिए अपन उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं. द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called as bivalent or tetrad. ठीक है ना, एक पेयर को अपन बोलेंगे बायवैलेंट, पूरे 23 पेयर्स को अपन बोलेंगे सिनेप्सिस. पूरे प्रोसेस को ये जो हो रही है, और वो अटैच किसके मदद से है? तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के मदद से. कहाँ पर अटैच्ड है? तो कायजमेटा में. पर कायजमेटा अपने को अभी नहीं दिखेगा, कायजमेटा अपने को विजिबल होता है डिप्लोटिन स्टेज में, है ना. However, these मतलब bivalents are more clearly visible at the next stage. The first 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage that is pachytin. इसको अंडरलाइन करेंगे और लिख लेंगे. During this stage, bivalent chromosomes now clearly appears as tetrads. This stage एक ही चीज है, वो टेंशन मत लो, bivalent chromosome मतलब ही tetrads है, बस वो ज़्यादा क्लियरली अभी अपने को विजिबल होने लगता है. एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड, चौथा क्रोमैटिड अच्छे से अपन गिन सकते हैं, इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. नोड्यूल्स यानी गठान. द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, किसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज. Crossing over leads to recombination of genetic material on the 2 chromosomes. है ना, रिकॉम्बिनेशन कि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी कैपिटल आर अगर है तो उसके सिस्टर क्रोमैटिड में भी कैपिटल टी कैपिटल आर ही रहेगा, है ना. और उसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है दूसरे पेरेंट से आया, उसके ऊपर अगर स्मॉल टी स्मॉलर है तो उसकी कॉपी के ऊपर मतलब उसके सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर भी स्मॉल टी स्मॉलर ही रहेगा.
लेकिन एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का, उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, दोनों एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रहेंगे, है ना। जिसके ऊपर कैपिटल टी कैपिटल आर है वो, और जिसके ऊपर स्मॉल टी स्मॉल आर है वो, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रहेंगे, बराबर। तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो नया कॉम्बिनेशन तैयार होगा, एक स्मॉल टी कैपिटल आर वाला और एक कैपिटल टी स्मॉल आर वाला, जो पहले उस ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब ये 4 प्रकार के गैमिट्स बना पाएगा, एक कैपिटल टी कैपिटल आर, एक कैपिटल टी स्मॉल आर, एक स्मॉल टी कैपिटल आर और एक स्मॉल टी स्मॉल आर। जबकि उसके पास 2 ही चीज़ें अवेलेबल थी, वो खुद, एक तो उसके पास कैपिटल टी कैपिटल आर था, नहीं तो फिर स्मॉल टी स्मॉल आर था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को गैमिट के थ्रू, मेल होगा तो स्पर्म के थ्रू, फीमेल होगी तो ओवम के थ्रू, वो क्या दे सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर भी दे सकता है या दे सकती है, और स्मॉल टी कैपिटल आर भी दे सकता है या दे सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of Pachytene, leaving the chromosomes linked at the sites of crossing over. Next phase है diplotin. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex. बताया था कि वो डिसॉल्व होना चालू हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इसलिए वो जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से दूर होना चालू हो जाते हैं। And the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other, ठीक है, इससे अपन उसको कैरेक्टराइज करते हैं कि वो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर होना चालू हो जाते हैं, एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कायस्मेटा। जहां पर वो 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अटैच्ड है, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे कायस्मेटा। तो ये कहां पर दिखेगा अपने को? डिप्लोटिन में दिखेगा। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years, ठीक है। Some vertebrates क्यों? अपने ह्यूमन बींग्स में ही ऐसा होता है, ठीक है, अपने ह्यूमन बींग्स में ही ऐसा होता है, फीमेल्स के केस में होता है। द डिप्लोटिन स्टेज लास्ट्स फॉर ईयर्स। जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब उसमें आएगा ये सब, अभी फिलहाल इसको बस अंडरलाइन करके रख लो। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा मतलब जैसे जैसे वो क्रोमोसोम्स दूर दूर होने लगेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी टीलोमियर की तरफ मूव होने लगेगा, है ना। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down। ये सब चीज़ें प्रोफेज में होती है ना। और भूलो मत कि प्रोफेज खत्म नहीं हुआ है अभी तक प्रोफेज ही चल रहा है। ये तो प्रोफेज के ही फेजेस है। ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये सब चीज़ें अपन अभी टेंशन नहीं लेंगे, रीडिंग में आएगा ही करके, लेकिन एंडिंग ऑफ प्रोफेज में ये सब होता है, ये बहुत बोला था वीडियो में, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, कब होती है, क्या क्या? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस। तो माइटोसिस बोला अगर तो सीधा सीधा अपन प्रोफेज मार्क करके चिल करेंगे। मियोसिस बोला अगर तो उसमें सिर्फ प्रोफेज 1 ऑप्शन रहा तो फिर सिर्फ प्रोफेज 1 मार्क करेंगे, नो डाउट। लेकिन डायाकाइनेसिस अगर ऑप्शन रहा तो उसको अपन और अच्छे से प्रीफर करेंगे, वो भी प्रोफेज 1 ही है लेकिन उसमें भी ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर हो गया वो। या फिर लेट प्रोफेज ऐसा टर्म अगर रहा, ऐसा ऑप्शन अगर रहा तो उसको अपन ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि लेप्टोटिन भी प्रोफेज है, जाइगोटिन भी प्रोफेज है, सब कुछ प्रोफेज ही है। लेकिन डायाकाइनेसिस मतलब एंडिंग है प्रोफेज का, लेट प्रोफेज है, तो दैट विल बी द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस, फिर से पढ़ रहा हूँ, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा मेटाफेज। मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट मतलब उनको अलग से कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने पहले पेयरिंग किया था फिर वो बस दूर हो गए और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो पेयरिंग किया था फिर बाद में दूर हो गए तो अपने आप अलाइनमेंट हो जाएगा ना, डबल मेटाफेजिक प्लेट अपने आप बन जाएगी। कुछ मैजिक करके, अपने को कुछ एक्टिविटी करके डबल मेटाफेजिक प्लेट तैयार नहीं करनी है।
अपन ने क्रोमोसोम्स को पेयरिंग करवाया होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को और फिर उनको अलग कर दिया तो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नीचे खड़े रहेंगे, तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर 23 क्रोमोसोम्स नीचे, ऐसा अपने आप बन जाएगा। देयर इज नो मैजिक इन दिस, ये ऑब्वियसली अपने आप हो जाएगा, है ना, अपने आप डबल मेटाफेजिक प्लेट तैयार हो जाएगी। द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वो प्रोटीन्स है जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है ना। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इस बार क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक क्रोमोसोम के एक ही साइड में स्पिंडल फाइबर अटैच हो पाएंगे, क्योंकि दूसरे तरफ से आने वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो उसके उस तरफ वाले क्रोमोसोम को अटैच हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर नीचे प्रेजेंट होने के कारण ये चीज़ होने वाली है। ऑब्वियसली एक ही क्रोमोसोम को ऊपर से और नीचे से स्पिंडल फाइबर्स अटैच, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं होंगे, बराबर, ठीक है ये चीज, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 169। सब लोग आ जाएंगे पेज नंबर 169 पे। एनाफेज 1, अब आएगा एनाफेज 1। द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। देखो उधर क्या हुआ था माइटोसिस में क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए थे, क्रोमोसोम्स टूटे थे उसमें, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम को दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। इस तरफ क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है अपने को, एक क्रोमोसोम को एक ही तरफ से खींचाया जा रहा है, एक क्रोमोसोम को एक ही तरफ से खींचा जा रहा है। वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर ब्रेक, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। फिर आएगा टीलोफेज 1। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, वही सब कुछ सेम है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल्स को भी डायड बोलते हैं, इसको वो क्रोमोसोम के साथ मत कंफ्यूज करना। 2 सेल्स बन गए इसलिए डायड, 4 सेल्स बन जाएगी तो टेट्राइड। ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, ये क्रोमोसोम्स के लिए ही अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने को डायड एंड टेट्राइड ये वर्ड्स दिखते रहेंगे, ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत करना। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion मतलब थोड़ा सा खुलते हैं वो, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। पूरे तरीके से नहीं खुलते हैं, क्यों, क्योंकि तुरंत प्रोफेज 2 करने का है, फिर से पैक करते बैठना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत जो जितना जीन्स अपने को रीड करनी है, जो रिक्वायर्ड है उतना थोड़ा सा पोर्शन खोल के उतना रीड कर देने का, और बाद में तुरंत प्रोफेज 2 में टाइट करके उसको चले जाने का, पूरे तरीके से ओपन नहीं करने का क्रोमोसोम्स को। The stage between 2 meiotic divisions is called interkinesis and is generally short-lived। इसको अंडरलाइन करेंगे। 2 meiotic divisions, meiosis 1 और meiosis 2 के बीच का जो टाइम है उसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, इंटर मतलब बीच में। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ऑफ कोर्स मच सिंपलर रहेगा, उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ करना ही नहीं है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम तक करना नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम को अपन ने टीलोफेज 1 में पूरे तरीके से खोला ही नहीं है, बस थोड़ा सा जो लूज किया था उसको टाइट कर दिया कि काम खत्म। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। मैंने तुमको बताई थी ये चीज़ कि मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल मेटाफेजिक प्लेट रहेगी। द ओनली डिफरेंस इज कि माइटोसिस के मेटाफेजिक प्लेट में 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसके मेटाफेजिक प्लेट में 23 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। बनाते ही काय को टीलोफेज 1 में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेरे को तो यही नहीं समझता, फिर से गायब करना ही है उसको। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, पूरे तरीके से तो खुले थे ही नहीं, थोड़े से लूज हुए थे, उसको बस और टाइट करके कॉम्पैक्ट बना दिया। मेटाफेज 2, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन मतलब अरेंज होते हैं एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस बार 23 क्रोमोसोम्स है और एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, ऊपर नीचे नहीं खड़े हैं, तो दोनों साइड से आने वाले स्पिंडल फाइबर्स हर एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से अटैच होंगे, जस्ट लाइक माइटोसिस। इधर कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं है अभी,
है ना, जो पेयर्ड वाले क्रोमोसोम थे 23 वो चले गए हैं दूसरे सेल में एनाफेज 1 के कारण। जो पेयर्ड वाले 23 क्रोमोसोम्स थे वो चले गए हैं दूसरे सेल में एनाफेज 1 के कारण, है ना। मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल्स बनी है उसके किसी भी एक सेल को देखोगे तो उसमें 23 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे और एक ही लाइन में लगे रहेंगे, जैसे सेपरेट हुए थे वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, अलग से उनको लाइन में एक लाइन में लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे से जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे वो हर एक क्रोमोसोम को ऊपर नीचे से दोनों साइड से अटैच करेंगे, बराबर। Anaphase 2, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, called centromere, allowing them to move towards opposite poles of the cell. ठीक है, coming towards the next page, that is page number 170. ठीक है, आई होप सबने निकाल लिया पेज नंबर 170। टेलोफेज 2, meiosis ends with telophase 2 in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope। वही न्यूक्लियर एनवेलप वापस तैयार हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। एक सेल से 2 ही बनेंगे लेकिन 2 सेल से 2 सेल बनी है मियोसिस 1 में, दोनों सेल्स को अपन कंसिडर करेंगे तो हर एक से 2 मतलब टोटल 4, तो टेट्राड ऑफ सेल्स दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसके ऊपर अपन ने एक अलग से वीडियो बनाया था, इन्होंने लेकिन एक ही पैराग्राफ में निपटाया है। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms। स्टोन एज मैन में भी 46 क्रोमोसोम्स, हम में भी 46 क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुआ इसलिए। Even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half, मतलब एक्चुअली ये प्रोसेस हाफ कर रही है क्रोमोसोम नंबर को, फिर भी इसी प्रोसेस के कारण जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट रह रहे हैं। तो ये अपोजिट बातें हो गई ना एक दूसरे से, तो इसको फिगर ऑफ स्पीच है ये, एक इंग्लिश में पैराडॉक्स बोलते हैं इसको, तो ये पैराडॉक्स हो गया, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, कि जो प्रोसेस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रही है उसी प्रोसेस के कारण क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट रह रहा है जनरेशन टू जनरेशन, पैराडॉक्स हो गया ये। It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next। वेरिएबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक तो हर एक सेट किसी भी पर्सन के टेस्टिस में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 में मेटाफेज 1 के वक्त जो क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट में, वो फादर से मिले हुए क्रोमोसोम ऊपर और मदर से मिले हुए क्रोमोसोम नीचे ऐसे अरेंज नहीं होते हैं, मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट होती है ना। तो एक स्पर्म में जो एक सेट जाता है वो मिक्स्ड सेट जाता है। क्रोमोसोम 1 जिस पर्सन के बॉडी में स्पर्म तैयार हुए उस पर्सन के फादर से आया हुआ, क्रोमोसोम 6 उस पर्सन के मदर से आया हुआ, क्रोमोसोम 8 उस पर्सन के फादर से आया हुआ, है ना। मतलब जाइगोट के लिए ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ऐसा मिक्स जाता है। सेम चीज़ ओवम में भी होती है। तो ये एक रीज़न हो गया रिकॉम्बिनेशन का, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर, तो खतरनाक चीज़ है ही, है ना। क्रॉसिंग ओवर का तो मैंने तुमको बताया ही था, 1/215,000 अलग अलग प्रकार के स्पर्म्स थैंक्स टू क्रॉसिंग ओवर बन सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशंस क्यों होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, मतलब मैसेज करूंगा ग्रुप में। क्लियर है एकदम? सेकंड ना, G1 phase SNG2, G1 phase is सब डिवीजन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मोशन स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से अपना